नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री विलास अनंत राठौड़ ठक्कर बाबा मनपा महापालिका माध्यमिक स्कूल का सहायक शिक्षक राज्य स्तरीय ऑनलाइन तासिका में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले तासिका में महिला और अन्य कमजोरी वर्ग का सशक्तिकरण किस प्रकार किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। आज हम वही कक्षा 9वीं इतिहास विषय में आज हम सातवां पाठ जो है, ये सातवां पाठ इसका सातवां पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। सातवां पाठ का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी क्या? तंत्र ज्ञान। इस पाठ में हम भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत देश ने विज्ञान के क्षेत्र में और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार अपना कार्य किया है, इन कार्यों के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। इनके साथ साथ विज्ञान क्षेत्र में और तंत्र ज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थाओं ने और वो जो महत्वपूर्ण संस्था है, इन महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान किस प्रकार का है, इन सभी के बारे में आज हम इतिहास के विषय में सातवां पाठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, भारत देश ने विज्ञान और तंत्र ज्ञान के बारे में बहुत बड़े पैमाने में स्वतंत्र मिलने के बाद तरक्की की। जैसे कि खेल क्षेत्र में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े बड़े पैमाने टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आज हम घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, इन अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो भी बातें हैं और ये भी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें भारत ने स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद भारत ने जो विज्ञान और तंत्र ज्ञान के बारे में जो भी विकास किया है, इस विकास के माध्यम से आज हम इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हमें अलग अलग बीमारियों का पता लगाना हो तो सीटी स्कैन के माध्यम से, ईसीजी के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से हम लोग ये नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके हम ये सभी चीजों का इस्तेमाल करके हमें हमारी जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हम लोग पता लगा लेते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का क्षेत्र है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग घर बैठे बैठे विश्व में जो भी जानकारी हमें विश्व में चाहिए, विश्व की जो भी जानकारियां हैं, ये सभी जानकारी का पता हम लोग वेबसाइट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, जो डेवलप हुआ है, ये अलग अलग शास्त्रज्ञों के माध्यम से उन्होंने संशोधन करके ये सभी क्षेत्रों के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। जैसे कि कोपर्निकस, गैलीलियो, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो
शास्त्रज्ञ हैं, इन शास्त्रज्ञ ने बहुत बड़े पैमाने में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद ये सभी चीजों के बारे में जानकारी का पता लगाया है। विज्ञान और तंत्रज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी आज के 21वीं सदी में हम लोग अलग अलग तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ये 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी का यूज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी का युग जो है ये 21वीं सदी को कहा जाता है। इस 21वीं सदी में विज्ञान की प्रगति होने के कारण जो दूर दूर बांटे हुए जो देश है, ये सभी देशों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से उनको नजदीक लाया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, हम लोग घर बैठे बैठे अपने गांव में, अलग राज्यों में, अलग देशों में हम लोग फोन करके एक दूसरे की बारे में पता कर लेते हैं। ये सभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण ये सभी हमें फैसिलिटी मिल रही है। और ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोज लगाने वाली जो पहली संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था, उसका योगदान क्या है? पढ़ाई करने वाले हैं, और वो पहली संस्था है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ये पहली संस्था है, उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण राष्ट्र के, देश के प्रगति करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। और ये विचार को आगे लेते हुए पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा, इनकी वहां नियुक्ति की गई। और इस परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना, खाद्यान्न का उत्पादन करना, और इन उत्पादन में वृद्धि लाना, बढ़ावा लाना, और उसे आगे जाके उनमें प्रगति करना, इन चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग तकनीकी का निर्माण किया, अलग अलग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। और वो जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने इस परमाणु ऊर्जा आयोग का विकास किया। और यही छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का विकास करना, यही परमाणु ऊर्जा आयोग का उद्देश्य था। और यही परमाणु ऊर्जा आयोग के विभाग ने 1956 में
परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम भट्टी, भारत की प्रथम भट्टी का स्थापना की और उस प्रथम भट्टी का नाम है अप्सरा। विद्यार्थी मित्रों, आपको रिक्त स्थान में या एक वाक्य में सवाल पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि प्रथम परमाणु भट्टी का नाम क्या है। एक वाक्य में सवाल आएगा, रिक्त स्थान में आएगा, जोड़े लगाओ में आ सकता है। इसके लिए जो ये छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं, सवाल आपको अच्छे से पढ़ते समय पेंसिल से अंडरलाइन करना है। अप्सरा भट्टी है, कब कार्यान्वित की गई, वो भी आपको 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और वो प्रथम परमाणु भट्टी का नाम है अप्सरा। उसके बाद में 1969 में जो भट्टी कार्यान्वित की गई, वो परमाणु ऊर्जा से उत्पादन करने के लिए बम्बई के नजदीक, बम्बई शहर के नजदीक तारापुर में परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापन किया गया। और परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापन करने के बाद वहां थोरियम, इस धातु का इस्तेमाल करके विद्युत निर्मित के लिए उन्होंने तमिलनाडु, इस शहर राज्य के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया और परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1969 में जो परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने के लिए बम्बई शहर के नजदीक तारापुर इस शहर चुना गया और वहां ये परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापन किया गया। और इस परमाणु ऊर्जा केंद्र में थोरियम, ये इस धातु का उपयोग करके विद्युत निर्मित करने के लिए तमिलनाडु में कल्पकम रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया और यहाँ परमाणु ऊर्जा का विकास में रिएक्टर की बहुत ही बड़े पैमाने में उनका योगदान है। इसके बाद में जो परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई, उस परमाणु ऊर्जा को चलाने के लिए बड़े पैमाने में पानी की आवश्यकता थी, पानी की जरूरत थी। और ये पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने कारखाना स्थापन किया और वो कारखाना जो था बड़ोदरा, ये अलग अलग स्थानों पर कारखाने स्थापन किया और परमाणु भट्टी के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी का तजवीज किया, बड़े मात्रा में पानी का सोर्स उपलब्ध किया और देश के भीतर बड़े मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट स्थापन किया गया और कुछ दिन के बाद इस संस्था का नामकरण भी दिया गया कि हेवी वाटर बोर्ड, इस नाम से संस्था जाने लगी। आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि 28 फरवरी
ये जो दिन है, ये दिन पूरे भारत में विज्ञान दिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ये 28 फरवरी ये दिन हर विद्यालय में अलग अलग प्रकार के उपक्रम चलाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने रखते हुए 10 अगस्त 1948 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा को बनाया गया। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको टिप्पणी लिखनी है। एग्जाम में अगर टिप्पणी लिखनी आई तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, तो आपको लिखना आना चाहिए। या तो एक मार्क्स के लिए रिक्तांश जोड़े लगाओ, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इस प्रकार के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ध्रुव परमाणु भट्टी। ध्रुव परमाणु भट्टी यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ध्रुव परमाणु भट्टी किस प्रकार की है? ध्रुव परमाणु भट्टी मुंबई शहर के नजदीक नवी मुंबई में तुर्भे करके एक छोटा सा शहर है। इस शहर में 1985 में पूरी तरह से स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बनावट का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव परमाणु भट्टी शुरुआत की गई। यूरेनियम धातु का इस भट्टी के लिए ईंधन के रूप में ज्यादा बड़े पैमाने उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया। और इस तुर्भे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सारी पदार्थ की निर्मित की गई। और उस समय कृषि यानी किसान खेती के लिए जो भी चीजें चाहिए और चिकित्सा क्षेत्रों में इनके बड़े पैमाने में उपयोग किया गया। देखो विद्यार्थी मित्रों, ध्रुव परमाणु भट्टी, ये ध्रुव परमाणु भट्टी जो है ये मुंबई शहर के नजदीक नवी मुंबई में 1985 में पूरी तरह से स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बनावट ध्रुव परमाणु भट्टी की शुरुआत की गई। इसमें यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में ज्यादा पैमाने उपयोग किया गया। और ये भट्टी जो है परमाणु भट्टी का बड़े मात्रा में बड़े पैमाने में उसका उपयोग किया गया। और ये ध्रुव परमाणु भट्टी में 350 किरणोत्सारी पदार्थ की निर्मित भी की गई। दूसरा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम है NPCIL। इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो संस्था है, यह संस्था परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए 1987 में इस कंपनी की शुरुआत की गई। और इस कंपनी के उद्देश्य थे जो बिजली लोगों को देने वाले हैं वो बिजली पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। बिजली से किसी प्रकार की हानि होनी नहीं चाहिए, जीवित हानि हो या किसी प्रकार की हानि हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये पहला उद्देश्य था इस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी में जो बिजली तैयार होने वाली थी, इस बिजली का पहला उद्देश्य था कि सब लोगों को
सुरक्षितता, विद्युत बिजली का उपयोग करते समय किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से सस्ती होनी चाहिए। यानी लोगों को परोड़ना चाहिए, इसी प्रकार की सस्ती बिजली लोगों को मिलनी चाहिए। और तीसरा हेतु था पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक। पर्यावरण दृष्टि से लाभदायक यानी क्या, कि जो भी लोग विद्युत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिजली इस्तेमाल करते समय पर्यावरण में, आजू बाजू के परिसर में किसी भी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए। ये बात ध्यान रख के उन्होंने विद्युत उत्पादन का तकनीकी इस्तेमाल करके किया गया। किसी प्रकार के सभी देश को आत्मनिर्भर बनाना, खुद की बिजली खुद इस्तेमाल करना, खुद के देश में इस्तेमाल होनी चाहिए, और देशवासियों को वो बिजली मिलनी चाहिए। और लोगों को बिजली देते समय वो सुरक्षित होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, और पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़े पैमाने में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी का उद्देश्य था। और ये कंपनी 1987 में ये कंपनी स्थापन की गई, और इस कंपनी का उद्देश्य क्या था कि सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण रहित बिजली लोगों को मिलनी चाहिए। और ये बिजली अपने ही देश में, अपने ही देश के चीज इस्तेमाल कर कर किसी पर निर्भर न रहते हुए बनाकर लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, इसमें परमाणु परीक्षण। सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो हुआ वो पोखरण में, सबसे पहले पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण, ये हम लोग अभी नया पॉइंट पढ़ रहे हैं। परमाणु परीक्षण में पहला पॉइंट है पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण, यानी पोखरण इस शहर में परमाणु परीक्षण किस प्रकार किया गया, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। पोखरण में सबसे पहले परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयंपूर्णता के लिए। देखो, जो पोखरण में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया उसका उद्देश्य था कि शांति और स्वतंत्रतापूर्ण भारत होना चाहिए, यही सबसे पहले भारत की नीति थी। और इस नीति को ध्यान में रखते हुए, इस नीति का अनुकरण करते हुए भारत देश ने 18 मई 1974 को राजस्थान में पोखरण इस जगह पर सबसे पहले सफलतापूर्ण सक्सेसफुल परमाणु आयोग का परीक्षण किया। देखो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान के पोखरण राजस्थान राज्य में पोखरण इस जगह पर यह परमाणु परीक्षण किया गया। उसका उद्देश्य था कि शांति और स्वयंपूर्णता भारत होना चाहिए, यही भारत की नीति थी। और ये अनुकरण करते हुए भारत ने 18 मई 1974 को
राजस्थान के पोखरण इस जगह पर ये परीक्षण पूरी तरह से सफल हुआ और इसके साथ साथ चीन का परमाणु अस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित होना, चीन की मदद से जो परमाणु अस्त्र है इस अस्त्र से भी सुसज्जित होने के लिए आज भी हमारे पाकिस्तान इस देश से जो भी छटपटाहट चल रही है उसका कारण भारत जो देश है, भारत देश परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। भारत देश का परमाणु परीक्षण करने का निर्णय क्यों लिया? तो उसका कारण था कि भारत जो पाकिस्तान देश है, इस पाकिस्तान देश से हमारी जो लड़ाई है ये हमेशा चलती रहती है और ये हमेशा चलती रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए भारत ने अपने परमाणु परीक्षण का उन्होंने आयोजन किया। उन्होंने उस समय चीन की मदद ली और चीन के सहयोग से इन्होंने परमाणु परीक्षण अच्छी तरह से किया। ये जो परीक्षण हुआ, इस परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी शेटना और डॉक्टर होमी भाभा, इन्होंने पारमाणिक अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजा रामना, इनका इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोटक का निर्णय लिया था और ये निर्णय लेते हुए परमाणु विस्फोट कहाँ करना है, किस जगह पर करना है और ये परमाणु विस्फोट करते समय कौन सी खबरदारी लेनी है, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट परीक्षण का निर्णय लिया था। और ये निर्णय लेते समय मनुष्य जहां रहते, मनुष्य बस्ती से बहुत ही दूर और जमीन के अंदर जिसके आजू बाजू में किसी प्रकार का पानी का सोर्स ना हो, ऐसी जगह पर यह परमाणु विस्फोट किया गया और ये दोनों निकष ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया। परमाणु परीक्षण सबसे पहले 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण इस जगह पर किया गया और ये परमाणु विस्फोट करने के लिए चीन की मदद से अस्त्रों से सुसज्जित होना बहुत ही जरूरी था। इसमें चीन का सहयोग भी लिया गया और ये लेने का परमाणु विस्फोट करने का मकसद क्या था कि भारत देश और पाकिस्तान में कभी भी अनबन होती रहती है, झटपटाहट होती रहती है। इसके लिए भारत ने ये निर्णय लेना पड़ा और ये निर्णय लेने के बाद जिस जगह पर ये परमाणु विस्फोट करना है वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य बस्ती से दूर, मैं बार बार बता रहा हूं, मनुष्य बस्ती से दूर होनी चाहिए, किसी और आजू बाजू में किसी प्रकार का पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर यह स्फोट किया जाना चाहिए और वह पूरी तरह से सक्सेस हो गया। दूसरा परमाणु और परमाणु विस्फोट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर होमी शेटना और डॉक्टर रामा राजन,
इनका योगदान बड़े पैमाने में इनका योगदान है। और बाद में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। दूसरा परीक्षण और परीक्षण दूसरा परमाणु परीक्षण ये जो हुआ वह 11 मई 1998 को भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र सज्जित ये विश्व के सामने सिद्ध करने के लिए पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण भी वहां किया गया। देखो, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। और ये सभी देशों को सिद्ध करके दिखाया। और ये जो दूसरा भी परमाणु परीक्षण किया गया वो भी पोखरण, राजस्थान के पोखरण जगह पर ही किया गया। और ये इस जगह पर एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए गए। उसमें पहला परमाणु परीक्षण था हाइड्रोजन बॉम्ब का था। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब का परमाणु परीक्षण उन्होंने यशस्वी कराया। भारत शस्त्रों का पहले प्रयोग अगर नहीं करेगा तो अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसमें दूसरा परमाणु परीक्षण में भारत ने ये तीनों प्रयोग पूरी तरह से सक्सेस किया है। अभी प्रक्षेपणास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रक्षेपणास्त्र का विकास, इसमें पहला मुद्दा है पृथ्वी। वर्ष 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र और वर्ष 1989 में अग्नि प्रक्षेपणास्त्र का सफल पूर्वक यशस्वी रूप से ये पूरा परीक्षण हुआ है। देखो, प्रक्षेपणास्त्र का विकास, उसमें पहला जो मुद्दा है वो है पृथ्वी। और ये वर्ष 1988 में ये पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र सक्सेस किया गया। उसके बाद में 1989 में अग्नि ये प्रक्षेपणास्त्र का पूरी तरह से सफल किया गया। बाद में पूरे विश्व का ध्यान जो है वो ध्यान भारत के पारमाणविक प्रक्षेपणास्त्र का विकास कार्यक्रम की ओर खींचा गया। पूरा देश का जो ध्यान था वो पारमाणविक प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर सभी विश्व का ध्यान था कि ये किस प्रकार सक्सेस करते हैं। पूरे देश के लोगों का ध्यान था, पूरे विश्व के देश के लोगों का ध्यान था। और बाद में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, उसका संक्षिप्त रूप है IGMDP। IGMDP यानी क्या? इंटीग्रेटेड गाइडेड
मिसाइल डेवलपमेंट यानी IGMPD। ये IGMPD के अंतर्गत प्रक्षेपणास्त्र का विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये कार्यक्रम शुरुआत करने के बाद इसके अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO ने ये प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण की शुरुआत की। इनकी शुरुआत करने के बाद सभी कार्य हमारे भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके नेतृत्व में ये सभी प्रक्षेपणास्त्र पूरी तरह से सफल किया गया। पृथ्वी में पहले प्रक्षेपणास्त्र 1988 में किया गया, दूसरा 1989 में अग्नि प्रक्षेपणास्त्र किया गया, सफल किया और पूरे विश्व का ध्यान अपने भारत देश के परमाणु पर ही था कि ये परमाणु प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम किस प्रकार से सक्सेस करते हैं। बाद में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई और ये सभी कार्यक्रम भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके नेतृत्व में पूरी तरह से सफल किया गया। बाद में पृथ्वी एक ये प्रक्षेपणास्त्र जमीन पर मारने वाला मिसाइल हमारे भारतीय सेना में जो थल सेना है उसी थल सेना को दिया गया। दूसरा जो पृथ्वी 2 ये वायुसेना को दिया गया। तीसरा पृथ्वी 3 जो है ये नौसेना को दिया गया और पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र की क्षमता, उसकी पावर कैपेबिलिटी जो है, ये क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर विस्फोट करने की क्षमता इस प्रक्षेपणास्त्र पृथ्वी में है। और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से इस पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र को 150 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मारा किया जा सकता है, लक्ष्य किया जा सकता है, ये संभव था। बाद में अग्नि प्रक्षेपणास्त्र जो है ये चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपणास्त्र सामर्थ्य का अनुमान हो, इसका उद्देश्य था कि भारत और चीन इस देश को भारतीय प्रक्षेपणास्त्र का ताकत कितनी है इसका अनुमान हो, इसलिए भारत की सीमा सुरक्षित रह सकती है, इसलिए अग्नि 1 का प्रक्षेपणास्त्र किया गया। बाद में सामरिक प्रक्षेपणास्त्र का भी लक्ष्य 700 किलोमीटर का था और उसके बाद में आगे अग्नि 2 और अग्नि 3 का भी निर्मित की गई। दूसरा आकाश नाग प्रक्षेपणास्त्र। आकाश नाग प्रक्षेपणास्त्र यानी जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए, यानी आकाश नाग प्रक्षेपणास्त्र यानी क्या कि जमीन पर से आकाश में किस प्रकार प्रहार करना, किस प्रकार अटैक करने के लिए 1990 में ये आकाश प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया गया और ये आकाश
प्रक्षेपणास्त्र जो है ये करीब करीब 300 मीटर की दूरी तक 720 किलोमीटर के विस्फोट प्रौद्योगिकी की गति से ले जाने की इनमें क्षमता है। शत्रु के पैटर्न टैंक को नष्ट करने के लिए फायर एंड ब्रिगेड का स्वरूप ये नाग प्रक्षेपणास्त्र की तैयारियां की गई है और इस प्रक्षेपणास्त्र से निर्मित के लिए सैनिक की दृष्टि से भारत की सुरक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज हम इतिहास के 7वां पाठ जो है, इस 7वां पाठ का जो पूर्वार्ध जो भाग है, इस पूर्वार्ध भाग का हमने अध्ययन किया। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप